इंडिया और जापान वाला और एआई, ये तो आपने प्रिपेयर कर ही लेना है, पर इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स थे जो इंपॉर्टेंट थे लास्ट वीक, वो भी आपने रिवाइज करने हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 आईएएस अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं, तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है, तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कभी बताऊंगी आपको आर्टिकल, कभी नहीं भी बताऊंगी, तो आपने ठीक से प्रिपेयर करना है। बाकी पेपर आपने देख ही लिए हैं, जिन्होंने दिया था इस साल की एक मेजर चंक आ गया था फ्रॉम करंट अफेयर। और आप ये भी बार बार डिनाई नहीं कर सकते कि स्टैटिक से ही आना चाहिए था, करंट अफेयर आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको वो पढ़ के तो जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कौन सी सिटीज किस कंट्री के अंदर बढ़िया है रहने के लिए, पर आपको सारी तो नहीं याद करनी, सारी के लिए सिर्फ आपको ये वाला लिस्ट याद रखना है टॉप पे कौन सी है कि जहां पे सबसे बढ़िया लाइफस्टाइल आपको मिल सकता है। अब ये लाइफस्टाइल सिर्फ इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से नहीं है कि कितने फ्रिज है मेरे घर में या कितने एसी लगे हुए हैं, ये एयर क्वालिटी को भी इंक्लूड करता है कि आपकी जो हवा है क्या वो शुद्ध है, तो एयर क्वालिटी के ऊपर भी ये फोकस करता है। आपको अर्बन डेवलपमेंट तो कर दी, अर्बन एरिया तो आपको हर जगह पे दिखेंगे, पर क्या वो साफ सुथरे हैं, सैनिटेशन ड्रेनेज की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वहां पर, वो भी चेक करा जाता है। तो उसके हिसाब से ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स ये रिलीज करा जाता है। नाउ फर्स्ट रैंक पे अगर देखें तो कोपेनहेगन आ गया, कहां पर, तो डेनमार्क में। ये फर्स्ट रैंक पे है जिसको सबसे बढ़िया माना गया है। अभी पैरामीटर्स और भी हैं बहुत सारे, वो आगे हम देखेंगे, जैसे पॉवर्टी भी एक डायमेंशन रहता है। तो फर्स्ट रैंक पे इज डेनमार्क में कोपेनहेगन। देन सिटी कौन सी आएगी अगली, वियना, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ये सेकंड रैंक पे है। मेलबर्न आ गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये थर्ड रैंक पे है। तो यहां से आपको एक और चीज दिखी, जो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स है, कंट्रीज के साथ साथ मेन फोकस कहां पे कर रहा है कि इस कंट्री के अंदर भी कौन सी सिटी है। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया के अंदर जब आप देखेंगे तो हमारा तो रैंक ही बहुत लेट शुरू होगा, 120 रैंक के बाद में आएंगे हम, ठीक है। पर वहां पे भी सिटीज के एग्जाम्पल दिए होंगे कि इंडिया में फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, जो लाइवेबल माने गए हैं। अब लाइवेबल के हिसाब से आपको कई बार लगेगा कि न्यू दिल्ली लिखा होगा कि न्यू दिल्ली कहाँ है अच्छी रहने के लिए, पर वहां पे ना ये भी देखा जाएगा कनेक्टिविटी कितनी है, आपको रिसोर्सेज कितने अवेल करवाए जा रहे हैं, तो वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे देखेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो देख लो, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, लंदन बेस्ड है ये, और यही ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026 को रिलीज कर रहे हैं यहाँ पर। एंड लिविंग कंडीशन ये चेक करती है अक्रॉस 173 सिटीज अक्रॉस वर्ल्ड। तो मतलब मेन फोकस कहाँ पे है, सिटीज के ऊपर, क्योंकि हो सकता है एक कंट्री के अंदर कोई सिटी बढ़िया है, कहीं पे पॉल्यूशन आपको ज्यादा दिखे, तो ये लाइवेबिलिटी के बारे में बताता है, सिटीज के ऊपर फोकस करेगा। अब इंडिया के केस में देखो, अब सबसे पहले इंडिया के केस में ग्लोबल रैंक हमारा 120 नंबर से शुरू होता है। फर्स्ट वगैरह तो चले गए, डेनमार्क उठा गया सीट, ऑस्ट्रिया उठा गया, देन थर्ड पे आपने देखा ऑस्ट्रेलिया उठा गया। हम आते हैं 120 रैंक के ऊपर। 120 रैंक से हम शुरू हुए। अब इसमें भी अब सिटीज की बात करी जा रही है ना, तो कौन कौन सी सिटीज हैं जो लाइवेबल मानी गई हैं एज पर ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026। फर्स्ट पे न्यू दिल्ली है, सेकंड पे मतलब 121 ऐड कर लेना साथ में, सेकंड पे मुंबई है, 122 के ऊपर कोई और कंट्री की सिटी आएगी, 123 पे चेन्नई है, देन 124, 25, 26 इनके ऊपर कोई और सिटीज हैं, 127 पे बेंगलुरु को बोला गया है जो लाइवेबल है। अब किस बेसिस पे आपको लग सकता है कि न्यू दिल्ली से बेटर तो और भी जगह हैं, पर उसके लिए आपको पहले पैरामीटर देखने पड़ेंगे, उसी के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि कौन सी सिटी इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड करी जाएगी। तो सबसे पहले ये ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, ये है क्या चीज, तो ये एनुअल इंडेक्स है, यानी कि हर साल आएगा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ और लिविंग कंडीशन दोनों को बेस बना के ही ये रिलीज करा जाता है। सेकंड पब्लिश कौन करता है इसको, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये रिसर्च और एनालिसिस डिवीजन है इकोनॉमिस्ट ग्रुप की, ये पूरा लंदन बेस्ड है। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, जो एसेंशियल अर्बन सर्विसेज होती हैं वो कितनी प्रोवाइड करी गई जनता को, ये सारी चीजें देखेंगे।
क्वालिटी भी देखेंगे, आपने जो मटेरियल यूज करा इंफ्रा बनाने के लिए वो कैसा था। एक्सेसिबिलिटी, कितने लोगों को वो आउटरीच कर पा रहे हैं, अर्बन वाली जो जितनी भी सर्विस होती है अर्बेनाइज सर्विसेज कितनी वो रीच आउट हो पा रही है। रिलायबिलिटी, कितने लोग हैं जो अभी भी डिपेंडेंट रहना चाहते हैं कि नहीं हमारे लिए तो ये कंफर्टेबल है चीज, हम तो यहाँ पे बैठेंगे। देन मोस्ट एंड लीस्ट लाइवेबल सिटीज भी आइडेंटिफाई करता है, तो वो आपने देख लिया, बड़ी लंबी लिस्ट है, 173 सिटीज को ये कवर करता है, सारी याद नहीं आपने करनी। जो लास्ट में रैंक्स आएंगे वो लीस्ट वाले आगे, शुरू के आगे ना वो टॉप पे आगे, लास्ट वाले लिस्ट में आ जाएंगे। देखो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चलती है, वहां पे हेल्थ ओरिएंटेड, गुड क्वालिटी की आपको एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही है, वहां पे पैरामीटर डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अभी पैरामीटर देख लो इसके, फिर आपको लग जाएगा पता कि हैप्पीनेस इंडेक्स तो बिल्कुल ही डिफरेंट है इससे। हैप्पीनेस अब वो अलग चला जाएगा टॉपिक, उसको इग्नोर कर देते हैं, आएगी वो रिपोर्ट अभी अगले, इस साल की तो आ गई है, अगले साल की आएगी, इस साल की आएगी, पिछले साल का डेटा उसमें कवर करा होगा तो उस टाइम पे देख लेंगे, पर उसमें पैरामीटर्स आर डिफरेंट। ये सिटीज की रैंकिंग है भाई, याद रखना इसको, है ना, तभी मल्टीपल रैंक्स आपको दिख रहे हैं, 120, 121, थर्ड, 127। पर ये इंडिया के अंदर देखें तो 1 2 3 4 रैंक, तो इंडिया के केस में अच्छा लग रहा है, पर ग्लोबल लेवल पे 120 से तो शुरू ही हुआ। आप सिर्फ दो कर एग्जांपल याद रख लो, कि या तो ऐसे याद रख लो कि न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु इनका इंडेक्स के अंदर नाम आ रखा था, और रैंक अगर देखें तो 120 से शुरू हुआ है, ठीक है। नाउ आगे देख लेते हैं इसके पैरामीटर्स क्या रहते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क उठ सकता है कि चंडीगढ़ भी आना चाहिए था, कि चंडीगढ़ तो ज्यादा बेटर है, यहाँ ट्रैफिक जैम भी नहीं लगता, पर ग्लोबल नहीं जैम लगता है, उतना नहीं लगता जितना दिल्ली में लग जाता है कई बार। एंड दिल्ली में यूनिटी बहुत अच्छी होती है, कई बार जाम लगता है ना तो गाड़ियां टच भी कर गई होती है, वहां लड़ाई नहीं होती, यहाँ पे तो लड़ाइयां हो जाती हैं कि ऐसे कैसे मेरी गाड़ी के साथ टच कर दिया, चाहे शीशा ही लगाओ, तो वो भी है, चलो सबको पता है कि ट्रैफिक लगा हुआ है। पर ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स जिसने बोला कि क्वालिटी एंड अर्बन सर्विसेज कितनी मिल पा रही है लोगों को, उसके पैरामीटर्स क्या रहेंगे, किन सिटीज को हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो नंबर 1 तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में बोला कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो वहां पे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल क्राइम, टेररिज्म, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल अनरेस्ट, एक तो ये आ गया कि ये कम होना चाहिए। अब कहीं बोलेंगे कि वहां पे भी क्राइम रेट ठीक ठाक है, पर ये ओवरऑल देखा जाएगा, अभी और भी पैरामीटर्स है ना, तो एक पैरामीटर के ऊपर डिसाइड नहीं करा जा सकता। सेकंड आते हैं कल्चर एंड एनवायरमेंट, देख लो ये परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, 25% कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी का है कि आप कितने स्टेबल वहां पे रह पा रहे हो। सेकंड कल्चर एंड एनवायरमेंट, इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन 25% का रहता है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, पॉल्यूशन लेवल, कल्चरल एमिनिटीज, स्पोर्ट्स, सोशल फ्रीडम एंड कंज्यूमर गुड, तो ये भी पैरामीटर्स हैं जिनको देखा जाता है जब ये लाइवेबिलिटी इंडेक्स इंक्लूड करा जाता है। नेक्स्ट हेल्थ केयर, 20% कॉन्ट्रीब्यूशन इसका भी है। अवेलेबिलिटी कितनी है, आपको दूर तो नहीं जाना पड़ रहा हॉस्पिटल की सर्विसेज लेने के लिए, हेल्थ केयर सर्विसेज लेने के लिए। क्वालिटी कैसी है हेल्थ केयर सर्विसेज की और मेडिसिन की, फॉर एग्जाम्पल कई बार इमरजेंसी केस पड़ जाते हैं तो पीजीआई तो चंडीगढ़ में भी है, पर रेफर कई बार कहाँ कर दिया जाता है, दिल्ली एम्स। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आपको ज्यादा मिल रहा है, पर आप एक सिटी को यहाँ पे नहीं लेके चल सकते, क्यों, क्योंकि पैरामीटर बहुत सारे थे, यहाँ पे गेम्स भी आ रही हैं, स्पोर्ट्स भी आ रहे हैं, सोशल फ्रीडम भी आ रहा है, कंज्यूमर गुड्स भी आ रही है, कितनी अवेलेबल है, कितनी एक्सेसिबल है, कितनी रिलायबल है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर 20% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इन पैरामीटर्स के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी क्या है, रोड के ऊपर अगर ट्रैफिक था तो ऊपर आपको मेट्रो भी तो प्रोवाइड कर दी, तो दिल्ली का कहीं ना कहीं बन रहा है। नेक्स्ट इज हाउसिंग सर्विसेज, कितनी एक्सेसिबल है, एनर्जी सप्लाई, वाटर सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन, ये फैसिलिटी आपको कैसे प्रोवाइड करी जा रही है। एक पैरामीटर आ गया इसमें एजुकेशन, जिसका लीस्ट है कंट्रीब्यूशन, अगर देखें सिर्फ 10%। 10% में भी क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी कितनी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। अब जब सिटीज की रैंकिंग करी जाती है ना, अब यहाँ पे क्या बोला, 25%, 25, 20, 20 एंड लास्ट में 10%। अब इसका एग्रीगेट बनता है, एग्रीगेट के हिसाब से जो भी मेजर सिटीज होती हैं किसी भी कंट्री की वो सारी रखी जाती हैं, जिसका स्कोर ज्यादा आता है वो टॉप में भी आपको दिखाई देगा। तो जितने भी इंडेक्स आते हैं, जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं, जितने भी बुलेटिन आते हैं, जब वहां पे ऐसी रैंकिंग करी जाती है, ये पैरामीटर बेस बनाए जाते हैं, तो उन पैरामीटर के हिसाब से ही देखा जाएगा कि कौन सी सिटी कौन से रैंक के ऊपर आएगी। देखो अगर मैं ना सारे इंडेक्स को भी इंटीग्रेट करूंगी कि हैप्पीनेस भी इसी में इंक्लूड कर दूं, आप बोल रहे हो ह्यूमन कैपिटल, तो ये फिर पैरामीटर बचा ही नहीं, फिर तो वही हो गया कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ के हिसाब से सोच रहे हैं, पर हमें कई बार डायमेंशन अलग अलग भी पढ़ने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से लाइवेबिलिटी, ये आपको रिसोर्स कितने अवेलेबल हो पा रहे हैं, क्वालिटी कैसी है उनकी, रिलायबिलिटी कितनी हो पा रही है आपकी, उसके बेसिस पे ये इंडेक्स आया है। अभी इंडेक्स आप थ्रू आउट ईयर पढ़ते हो, मल्टीपल इंडेक्स आते हैं, उनके डायमेंशन अलग अलग होते हैं। डन, कई जगहों में आप देखोगे पाकिस्तान हमसे आगे होगा, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, पर जब हैप्पीनेस की बात करेंगे तो पॉपुलेशन भी तो इंडिया की ज्यादा है,
फिर वो भी एक पैरामीटर आ जाता है, वहां पे पॉपुलेशन कम है इफ कंपेयर टू इंडिया, तो वो रैंक में आगे चले जाते हैं। तो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। असेसमेंट पैरामीटर आपको हर इंडेक्स के अंदर देखना पड़ेगा, वो डिफरेंट ही रहेंगे। अभी आप HDI पढ़ोगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वहां पे आप दोबारा से देखोगे, वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्लूड करी जाएगी। तब तो जापान में सबसे बढ़िया ग्रोथ होनी चाहिए थी, पर एल्डरली पॉपुलेशन भी है। तो इसी वजह से आपको इंडेक्स इंडिविजुअली ही पढ़ने होते हैं, उनका पैरामीटर क्या बोलता है उसके हिसाब से ये रैंकिंग आती है। अब डन यहां तक, पैरामीटर्स क्लियर। ये पैरामीटर याद रखना कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स के अंदर एटलीस्ट इंक्लूड करे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रीजन क्या है इंडिया की कि इतनी लो रैंकिंग आई। अब टॉप में तो हमने देख लिया कि न्यू दिल्ली आ गया, बट रैंक कहां पे था, 120 पे जाके था। मतलब कुछ ना कुछ एरर्स रहे हमारे इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से हमारा रैंक टॉप रैंक में नहीं आ पाया, या टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 50 में भी नहीं आया, टॉप 100 के अंदर भी नहीं आया। तो रीजंस क्या रहे? तो नंबर 1 जो पैरामीटर लिखे हुए थे पीछे, वही आपको यहाँ पे एनालाइज करने हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल चैलेंज, फर्स्ट पे तो आ गई सिटी, पर सबसे ज्यादा जो एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, एयर क्वालिटी जहां पे डिग्रेड कर रही है, वो कहां पे आ रही है? न्यू दिल्ली के अंदर आप एग्जांपल देखते हो। एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, टेम्परेचर राइज कर रहा है, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट, अब न्यू दिल्ली का नाम तो आ गया, पर आपको दिखेगा कि वेस्ट मैनेजमेंट वहां पे भी प्रॉपर नहीं है। पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, देन हेल्थ केयर कॉन्स्टेंट अगर देखें तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर ओवरबर्डन है। ठीक है, एक ही गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होगा, लाइन कितनी लंबी लगती है। आप कभी यहाँ PGI जाना है, मतलब किसी को जरूरत ना पड़े, पर जब जाते हैं ना वहां पे, तो सुबह लगना पड़ता है वहां पे लाइन में। 4 बजे जो पहले आ गया उसको पहला नंबर मिलेगा, गलत लाइन में खड़े हो गए तुम्हें कोई दूसरी लाइन में आगे नहीं खड़े होने देगा। तो वो क्या दिखा रहा है कि हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन भी है। हॉस्पिटल कैपेसिटी हमारी लिमिटेड है। नेक्स्ट, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जा भी सकते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर शुरू हो जाता है वहां पे। कईयों ने तो चलो इंश्योरेंस वगैरह करवाया होता है, उनको तो बोलते हैं फटाफट सर्जरी करवा लो क्योंकि ये इंश्योरेंस में ऑलरेडी कवर्ड है। चलो उनको तो पेमेंट होगी, बट स्टिल पैसा जेब में से एक्स्ट्रा चला जाता है। और फाइनेंशियल ड्रेनिंग तो देखो, हर फैमिली, हर जगह पे आप देखेंगे फाइनेंशियल ड्रेनिंग होती है अगर कोई भी पर्सन बीमार पड़ता है, किसी के भी फैमिली मेंबर्स की बात कर लो। नेक्स्ट इज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन तो है, लोगों को घर भी प्रोवाइड करें, क्या वो उस कंडीशन में हैं जैसे होने चाहिए थे? आपने कितने केसेस दिल्ली के पढ़ लिए इस बार, आग लग रही थी बिल्डिंग्स के अंदर, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर देखा तो अगर 8 की कमोडिटी होनी चाहिए थी, अकोमोडिटी हो रखी है 16 लोगों के लिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो अर्बनाइजेशन के फीचर है वो आपको प्रोवाइड तो कर दिए गए, पर तरीके से नहीं करे गए हैं। नंबर 2, ट्रैफिक कंजेशन, एक प्रॉब्लम ये भी है। देन इनएडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब मेट्रो तो यूज कर लिया, पर किसी को शायद उतने दूरी तक जाना ही नहीं था, तो उसको तो ऑटोमेटिकली रोड वाला ही रूट उठाना पड़ेगा। तो ये स्लम की एक्सपेंशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कहीं ना कहीं हमारी सिटीज फेस कर रही है। आफ्टर दैट, वाटर स्कैर्सिटी और अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग, एक बारिश होती नहीं है, खरड़ वाले एरिया को देखना, वहां पे एक अम्यूजमेंट पार्क भी है, वो पूरा पानी के साथ डूब गया है। डूबा इन द सेंस बारिश हुई ना, ड्रेनेज सिस्टम था नहीं, तो पानी ने तो इकट्ठा होना था। तो पार्क तो है, पार्क 2 पार्क दिख रहे हैं उसमें। अब 2 कैसे दिखे सोचो, एक पानी के अंदर रिफ्लेक्शन दिख रही है प्रॉपर कि वहां पे भी अम्यूजमेंट पार्क बनाओ, इतना ज्यादा पानी अकोमुलेटेड है। चलो वो तो एक एग्जांपल था, पर ये बहुत सारे एरियाज में प्रॉब्लम है। मोहाली, चंडीगढ़, सारी जगह पे आप देखोगे खड्डों का पता नहीं लगता। फिर उस टाइम पे सारे गालियां निकालते हैं कि सरकार कर क्या रही है, सरकार को जो ये पॉट होल्स बन रखे हैं इनके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि पानी से फिल थे, पता लगा नहीं, गाड़ी लग गई नीचे, कई प्रॉब्लम्स आती हैं। वाटर स्कैर्सिटी, अभी वाटर स्कैर्सिटी की एज सच यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं इमर्ज हुई, पर एक जगह को हम सेंटर करके बाकी एरियाज को डिनाई नहीं कर सकते। बारिश होती है, से आप देखते हो कि पानी का जो रंग है वो भी आ जाता है, वैसे पानी का रंग नहीं होता, पर उस टाइम पे रंग भी आ जाता है। तो वाटर स्कैर्सिटी की भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी वजह से हमारा जो ग्लोबल रैंक है वो कहां भी जाके पड़ा हुआ है, 120, वहां से तो शुरू ही हुआ। बाकी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसको भी याद रखिएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है ये इकोनॉमिस्ट ग्रुप का। प्री के अंदर एक क्वेश्चन इंडेक्स बेस्ड डेफिनेटली आता है, किसी भी टाइप का आ सकता है, या तो आपसे रैंक पूछ सकते हैं, या तो जो रिलीज कर रहा है उसको उनके बारे में कोई डिटेलिंग पूछ सकता है। मतलब एक फैक्चुअल ओरिएंटेड क्वेश्चन आपका इंडेक्स एंड रिपोर्ट से बन जाता है। इसके हेडक्वार्टर्स लंदन यूके में मिलेंगे। 1946 में इसको फाउंड करा गया था। ग्लोबल बिजनेस इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, कंट्री रिस्क एनालिसिस और पॉलिसी रिसर्च, इन सभी के साथ ये डील करता है कि कहीं किसी भी कंट्री के अंदर बिजनेस। अब देखो यहाँ पे इसके लिए ये देखना पड़ेगा आपको, लास्ट वाला पॉइंट, मेजर पब्लिकेशन। ऐसा नहीं है सिर्फ ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स को ही पब्लिश करते हैं, इसके अलावा ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स को भी ये पब्लिश करते हैं। अब देखो जब डेमोक्रेसी की बात हो रही है, पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, उस टाइम पे ये पैरामीटर नहीं रहेंगे जो आपने लाइवेबिलिटी वाली कंडीशन में देखे। डेमोक्रेसी वाला आएगा जब, तो उसमें आप देखेंगे इलेक्शन
कितने हो पा रहे हैं, स्पीच का कितना फ्रीडम दे रखा है किसी कंट्री ने, वहां पे भी हमारा रैंक ड्रॉप करा था। तो ये सारे जो इंडेक्सेस हैं ये कौन रिलीज कर रहा है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि इकोनॉमिस्ट ग्रुप का ही एक सब पार्ट है। तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना। एंड 200 कंट्रीज के अंदर ये अपनी फोरकास्टिंग कंडक्ट करते रहते हैं, वहां पे रिसर्च करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डायमेंशन, बिजनेस इंटेलिजेंस को लेके, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, देन कंट्री रिस्क एनालिसिस, देन उसके बाद पॉलिसी रिसर्च, मल्टीपल एरियाज हैं जहां पे ये रिसर्च का फोकस करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। डायरेक्टली नहीं आया इंडेक्स, तो कभी भी आपसे अर्बनाइजेशन के ऊपर कोई सवाल आता है, वहां पे आपको एग्जाम्पलीफाई करना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर पुअर अर्बनाइजेशन के केसेस देखने को मिलते हैं। तब आप हाईलाइट करोगे कि इवन ग्लोबल लेवल पे भी देखें तो हमारा रैंक बहुत नीचे है। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में हम 120 रैंक के ऊपर आते हैं। एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो किसी चीज का अगर एग्जाम्पल उठाना है 120 121 रैंक के ऊपर। सो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। और ये इतना सुंदर टॉपिक है कि जब आप इंडियन सोसाइटी का कोई भी पेपर लिखोगे या डिजास्टर मैनेजमेंट ओरिएंटेड कोई आर्टिकल आएगा, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसको नोट कर लेना, डब्बे में डाल लेना कि मैंडेटरी है। डन ये वाला आर्टिकल, इंपॉर्टेंट।